हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जियोग्राफी का लेकर आया हूं। जो दोस्तों जो आपको टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जनसंख्या संगठन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आज मैं आप लोग को टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इस चैप्टर से आप लोग का इस चैप्टर से कम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या क्या है और जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या संगठन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जनसंख्या। तो जनसंख्या का अर्थ ही होता है जन मतलब लोग और संख्या मतलब संख्या, लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है जनसंख्या संगठन क्या है। यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का तात्पर्य एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जनसंख्या संगठन उसके आयु, लिंग, व्यवसाय इत्यादि पर आधारित होता है, उसी को हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। संगठन का अर्थ ही होता है अलग अलग व्यवस्थित करना ही होता है और उसको आधार पर ही व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या के बाद हम लोग देखते हैं लिंग अनुपात। लिंग अर्थात जैसा कि आप जानते हैं, लिंग अर्थात 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उन दोनों के अनुपात के बारे में हम लोग को देखना है। तो लिंग अनुपात जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है या लिंग अनुपात कहते हैं। अर्थात स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं 2 तरह से लिंगानुपात निकालने का नियम देखेंगे। यहाँ देखिए विश्व लिंग अनुपात मापने के लिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है। लिंगानुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुने 1000। अर्थात आपको विश्व की जनसंख्या का लिंगानुपात निकालना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को पुरुषों की संख्या को लिखना होगा, इसके बाद स्त्रियों की संख्या को लिखना होगा और उसको 1000 से गुना कर हम विश्व के लिंगानुपात को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है भारत में लिंगानुपात मापने का सूत्र क्या है। तो यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है भारत में लिंगानुपात को मापने के लिए स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000 होता है। अर्थात आप ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर आपको विश्व को कहेगा तो पुरुष को ऊपर रखेंगे, जबकि भारत में कहेगा तो स्त्रियों को ऊपर रखा जाता है। अर्थात इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इसीलिए भारत का लिंगानुपात निकालने के लिए सबसे ऊपर स्त्रियों को रखेंगे, इसके बाद उसके नीचे पुरुषों की संख्या लिखेंगे और इसमें हम 1000 से गुना कर लिंगानुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है जब किसी देश में लिंग अनुपात कम हो, यानी पुरुषों की अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम हो, तो ऐसी स्थिति को स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात कहा जाता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि अगर पुरुषों की अनुपात से स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है तो उसे
प्रतिकूल लिंगानुपात कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है लिंगानुपात, किस तरह से होता है। तो यहाँ हमारा पॉइंट है स्त्री प्रतिकूल लिंगानुपात। किस वजह से लिंगानुपात में कमी होती है, प्रतिकूल होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा अनेकों कारण की वजह से हो सकती है, अर्थात स्त्रियों में लिंगानुपात की प्रतिकूल निम्न कारणों से होती है। सबसे फर्स्ट में आ जाता है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या अर्थात स्त्री अर्थात बच्चे को, बालिका को जन्म लेने से पहले ही उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसे हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं। इसके बाद हो जाता है दूसरा का पॉइंट आ जाता है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर अर्थात लोग महिलाओं को निम्न समाज में निम्न स्तर से देखते हैं। इसके बाद तीसरा का पॉइंट हो जाता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा अर्थात घर में लड़ाई झगड़ा अर्थात हिंसा होना, जिसके कारण होता है। इसके बाद होता है शिक्षा की अनुपलब्धता, अर्थात स्त्रियों को शिक्षा न देने के कारण भी होता है। इसके बाद होता है पुरुषों का प्रभाव, अर्थात पुरुषों का प्रभाव इन पर पड़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नोट बता दिए हैं कि कौन सा लिंगानुपात कम होता है, कौन सा कहाँ पर क्या है। तो यहाँ देखिए बताया गया है विश्व में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला देश एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला देश यूएस है, यूएई है, यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आयु संरचना, अर्थात आयु संरचना के आधार पर क्या है लिंगानुपात, यहाँ पर बताया गया है। तो आयु संरचना के विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या दर्शाती है, अर्थात आयु संरचना में विभिन्न वर्गों की संख्या को दर्शाई जाती है, अर्थात इसको वर्ग में बांटा गया है। यह हम विभिन्न आयु वर्गों के अंदर देश में मौजूद लोगों की संख्या जानने में मदद करती है। इस आयु वर्ग के माध्यम से हम उसमें मौजूद लोगों की संख्या को विस्तृत से जान सकते हैं और वह हमें जनसंख्या को बताने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद कह रहा है इसमें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात आयु संरचना के आधार पर वर्गों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारा पहला वर्ग आ जाता है 0 से 15, अर्थात 0 से लेके 15 तक वर्ग आते हैं। यह आश्रित जनसंख्या है जिसमें बच्चे शामिल होते हैं, अर्थात 0 से लेकर 15 वर्ष के वर्ग को आश्रित जनसंख्या वाला वर्ग कहा जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे को शामिल किया गया है। इसके बाद बताया क्योंकि इस उम्र के बच्चे विकास के दौर में होते हैं एवं शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, इसीलिए इन्हें आश्रित कहा जाता है, क्योंकि यह कार्यरत नहीं होते। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि 0 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों जो सिर्फ शिक्षा को प्राप्त करने में लगे रहते हैं और वे दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अर्थात वे अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए आश्रित वर्ग इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यह कार्यरत नहीं होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश में शिक्षा सुविधा के खर्चे में वृद्धि होती है, अर्थात ज़्यादा जनसंख्या होने से देश में शिक्षा सुविधा अर्थात शिक्षा की जो सुविधा होती है उसमें अधिक वृद्धि होती है, अर्थात बढ़ा हुआ रहता है, अर्थात बढ़ता जाता है। इसके बाद दूसरा का पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा का वर्ग हो गया 15 से लेके 59 तक। यह वर्ग कार्यरत जनसंख्या को दर्शाता है, अर्थात कार्यरत अर्थात काम पर लगा रहता है, काम करने वाला वर्ग होता है। इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं एवं देश के विकास में सहयोग करते हैं, अर्थात सहयोग प्रदान करते हैं। यह वर्ग कार्यरत वर्ग होता है, यह किसी पर आश्रित नहीं होता है। इस वर्ग पर दोनों लोग आश्रित होते हैं। यह मध्य वर्ग होता है और सभी को माने जिम्मेदारी वाला वर्ग होता है और वे अपनी खूबियाँ से इस वर्ग को निभाते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं तीसरा का हमारा वर्ग हो जाता है 60 वर्ष से अधिक, अर्थात 60 वर्ष से अधिक अर्थात मरने तक।
इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश में विकास की गति में वृद्धि होती है। अर्थात इस वर्ग में जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो देश के विकास की गति में वृद्धि होती है, अर्थात विकास होता है। इसमें मुख्यतः रूप से वृद्धाजन संख्या होती है। यह मुख्य रूप से वृद्धाजन अर्थात 60 के बाद जो होते हैं वे वृद्धा हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाते हैं, इस सब की इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी आश्रित वर्ग कहलाते हैं, वे भी लोग दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट कर रहा है, ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, पेंशन आदि का खर्च बढ़ता जाता है। अर्थात 60 साल के बाद जो सरकार के द्वारा मिलने वाले पेंशन की खर्च बढ़ जाता है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का भी बढ़ाव हो जाता है और जिससे खर्चा भी बढ़ जाती है। अर्थात यह वर्ग स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसे भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। अर्थात इस वर्ग को भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट के माध्यम से देखिए कौन सा वर्ग में कब जनसंख्या कितनी थी और कितनी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ देखिए 0 से 14 में यहाँ पर देखिए आबादी वर्ग आयु वर्ग बताया गया है। यहाँ 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि कौन से वर्ग में कितनी जनसंख्या घट रही है कि बढ़ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला वर्ग देखते हैं 0 से लेके 14 तक, जिसमें 1961 में 41 था, वह बढ़कर 41.2 हो गया, जबकि 81 में यह 39.5 हो गया और 91 में 37.5 हो गया 7 हो गया और 2001 में 34.3 हो गया और 2011 में 30.2 हो गया। इससे साफ पता चलता है कि यह जनसंख्या दिन प्रतिदिन गिरते गया, अर्थात 0 से 5 वर्ग की जनसंख्या में कमी आती गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 से 64 वर्ग में। तो इसमें देख रहे हैं कि 15 से 64 में जनसंख्या 1961 में 56 था, जो 71 में 55.5 हो गया। इसके बाद जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखिए 2001 में 61.4 हो गया, जबकि 2011 में 64.8 हो गया। अर्थात दूसरा का वर्ग जो कार्यरत वर्ग था उसमें दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होती गई। इसके बाद यहाँ देखते हैं 65 और ऊपर, माने 65 से ऊपर अर्थात मरने तक। इसमें देख रहे हैं तो जनसंख्या 1961 में 3 थी, जबकि 1971 में 3.3 हो गई और 1981 में 3.5, जबकि दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते 2011 में यह 5 हो गया। इस तरह से यहाँ पर चार्ट में बताया गया है। इस वर्ग में भी जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन 0 से 14 वर्ग में जनसंख्या में कमी हुई, बाकी में जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। अब हम लोग पिरामिड के माध्यम से जानते हैं कि आयु लिंग पिरामिड क्या है और किसके माध्यम से क्या किया जाता है। तो आयु लिंग पिरामिड लिंग एवं आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। यह आयु लिंग उसके विशेषताओं को दर्शाता है, उसमें क्या विशेषता है और कैसे आकार होता है उसके बारे में हमको बताता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या, इसका पॉइंट यहाँ बताया गया, इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। अर्थात यह जनसंख्या को बस विस्तारित बताएगा, तो इसका जब आकार देखिएगा तो इसका आकार त्रिभुज के आकार का होता है। जबकि दूसरा पॉइंट कह रहा है जन्म दर ज़्यादा होने की वजह से कम आयु में जनसंख्या ज़्यादा होती है और मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से उच्च आयु में जनसंख्या कम होती है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देखिए बताया गया है
जीवन प्रत्याशा कम होती है। अगला पॉइंट यहाँ है, यह पिरामिड अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। यह कैसी देशों को दर्शाता है? तो अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है, वर्तमान में ऐसे जनसंख्या संरचनाएं नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको की है। अर्थात मैक्सिको, नाइजीरिया, बांग्लादेश की जनसंख्या के अंतर्गत विस्तृत जनसंख्या आती है, जिसकी आकार त्रिभुजाकार होती है। इसके बाद अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का अर्थ ही होता है स्थिर, अर्थात न घटता है न बढ़ता है, अर्थात बराबर रहता है, स्थिर रहता है, समान रहता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है, पहला पॉइंट यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है। अर्थात घंटी का आकार का होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, दोनों का उसका आकार सेम ही रहता है। इसके बाद यहाँ बताया गया, जन्म दर एवं मृत्यु दर लगभग समान होते हैं। अर्थात जन्म दर, मृत्यु दर, अर्थात 10 गो व्यक्ति जीता है और 10 गो व्यक्ति मरता है, अर्थात जन्म लेता है 10 गो और मरता 10 गो। इस कारण से यहाँ का जनसंख्या क्या होता है? समान होता है। जब समान जनसंख्या होती है तो उसी जनसंख्या को हम स्थिर जनसंख्या कहते हैं, अर्थात जनसंख्या स्थिर होती है। इसके बाद यहाँ बताया गया अगला पॉइंट, जीवन प्रत्याक्ष सामान्य होता है। यहाँ पर जीवन प्रत्याक्ष जो होता है सामान्य होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह जनसंख्या संरचना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। स्थिर जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका आकार कैसा होता है? तो घंटी का आकार का होता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, इसीलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए टॉपिक बाय टॉपिक के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर आया हूँ, जो आप लोग को टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का इसी चैप्टर से 2.5 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है। इसीलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान मतलब होता है यहाँ पर जो जनसंख्या में कमी हो जाती है, ह्रासमान कहलाता है, अर्थात कमी को ही कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, इस पर पिरामिड का संकीर्ण आधार तथा शीर्ष संडकार होता है, अर्थात इसका जो शीर्ष होता है संडकार होता है। एक बाद ये अगला पॉइंट बताया गया है, यहाँ निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर को दिखाया गया है। अर्थात यहाँ पर जो जन्म दर और मृत्यु दर है, जो उसको निम्न दर को दिखाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यहाँ पिरामिड शून्य जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान में ऐसी जनसंख्या संरचना जापान की है। अर्थात यह इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जापान की संरचना है, इसका आकार क्या है? संकीर्ण आधार और शीर्ष संडुकार होता है। किसकी होती है? तो जापान की होती है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। अर्थात ग्रामीण की संरचना कैसी होती है और नगरीय की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, ग्रामीण नगरीय संगठन एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाले जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो ग्रामीण और नगरीय संगठन होता है, तो देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाले जनसंख्या को यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर कितने जनसंख्या लोग रहते हैं, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट बता रहा है, इसका मूल्यांकन रहने के स्थान के आधार पर किया जाता है। अर्थात इसका मूल्यांकन नगरीय और ग्रामीण से व्यक्तियों का मूल्यांकन उसके रहने पर, अर्थात जहाँ पर रहते हैं उसी के आधार पर यहाँ किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट बता रहा है, गांव में मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व कम होता है एवं लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। अर्थात गांव में लोग
वो की जनसंख्या बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर संसाधन की कमी होती है, इसीलिए लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं, अर्थात यहाँ का जो व्यक्ति गांव में रहता है तो कृषि कार्य में ही लगा हुआ रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है, इसी के विपरीत शहरों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात इसके विपरीत अगर हम लोग शहर में देखेंगे तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक होने का कारण यह है कि वहाँ की नगरीय बस्ती में लोगों को सुख सुविधा तथा संसाधन की उपलब्धता होती है, जिसके कारण लोग गांव को छोड़कर शहर में ही रहना पसंद करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, एवं लोग मुख्य रूप से उत्पादन एवं सेवाओं में कार्यरत होते हैं, अर्थात गांव के लोग कृषि पर आधारित होते हैं, जबकि शहर के लोग उत्पादन अर्थात फैक्ट्री सब और सेवाओं अर्थात कोई भी सर्विस काम में लगे हुए रहते हैं, अर्थात ये सब काम करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है, ग्रामीण एवं नगरीय संरचना के आधार पर हम एक देश के विकास के स्तर एवं वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि ग्रामीण एवं शहरी संरचना के आधार पर हम एक देश के विकास अर्थात देश का विकास किस पर डिपेंड करता है, तो नगरीय और शहरीय की संरचनाओं पर, कि वहाँ का रीति रिवाज अर्थात क्या कहिएगा उसमें कि वहाँ पर माने जो सुख सुविधाओं को प्रदर्शित करता है, जिससे वहाँ पर विकास उत्पन्न होता है। विकास के लिए हमें कार्यरत होना चाहिए, अर्थात कोई भी काम अच्छी ढंग से होता है उसी से विकास होता है, देश की विकास होती है, एवं वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, साक्षर। साक्षर अर्थात जिसको अक्षर का ज्ञान होता है उसी को साक्षर कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह साक्षर माने जिसे लिखने पढ़ने और समझने की ज्ञान होता है उसी को साक्षर कहते हैं। तो अगर हम लोग भारत में देखेंगे तो हम लोग का सबसे साक्षरता दर केरल के है, जबकि निम्न साक्षरता दर आपका बिहार का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ इस पर पहला पॉइंट है, साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्यों को समझ पढ़ एवं लिख सके, उसे साक्षर कहते हैं। जिसे अक्षर का ज्ञान होता है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, उसी को हम लोग साक्षर कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, साक्षर दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है, अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, अर्थात इसके अगर वहाँ का लोग अशिक्षित रहेंगे तो वहाँ का साक्षरता दर में निम्न रहेगा और वहाँ का आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो अपने अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं, अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो उनका स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट करा है, जिससे ही सरकार की नीतियों एवं सुविधाओं का ज्ञान भी होता है। अगर आप शिक्षित रहते हैं तो कोई भी नीति और सुविधाओं का ज्ञान का पता चल सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं रहते हैं तो आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ देखिए कह रहा है, भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सके एवं गणितीय परिकल्पना कर सके, अर्थात जो 7 वर्षीय व्यक्ति को ही साक्षर माना जाता है, जो पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है, उसी को हम लोग साक्षर कर सकते हैं। अगर वह पढ़ नहीं लिख सकता है तो उसको निरक्षर कह सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, व्यवसायिक संरचना, अर्थात किसी भी व्यवसाय अर्थात बिजनेस करने के लिए क्या क्या संरचना करना चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अर्थात नियम कानून बनाना चाहिए, उसके बारे में यहाँ डिटेल से हम लोग जानते हैं। यहाँ पहला पॉइंट कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि मत्स्य पालन एवं पशुपालन होती है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सेवाओं को 3 क्षेत्रों में बांट दिए हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, जो आगे आपको चलकर अगला चैप्टर में पढ़ना है। तो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत कृषि मत्स्य पालन पशुपालन आखेट अर्थात आदि
छोटे छोटे बिजनेस इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र उत्पादन, खनन आदि होते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत उत्पादन, फैक्ट्री सबके बारे में वर्णन करते हैं। जबकि तृतीय क्षेत्र सेवाएं होता है, पर बैंकिंग होता है, इसके क्षेत्र आदि इसमें शामिल होता है। जबकि चतुर्थ क्षेत्र अनुसंधान, वैचारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, विदेश में कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग जिस क्षेत्र में कार्यरत होता है उसके अनुसार हम क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या देश में विकास के नीचे स्तर को दर्शाता है, अर्थात जो कार्यरत होते हैं जिससे विकास के नीचे निम्न स्तर को दर्शाता है, अर्थात जो छोटा होता है जिसके कारण यह निम्न स्तर को दर्शाता है। जबकि द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता को दर्शाता है, अर्थात इसमें क्षमता, जो कोई वस्तु को उत्पादित करता है जिससे उसको क्षमता प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा का पॉइंट यहाँ देखिए कह रहा है, तीसरा का पॉइंट है, तृतीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या क्षेत्र में सेवा के स्तर को दर्शाता है, अर्थात तीसरा का क्षेत्र में सेवाओं को स्तर को जब दर्शाता है। जबकि चतुर्थ क्षेत्र के अंदर कार्यरत जनसंख्या देश में विकास एवं विचार को वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत जनसंख्या देश में विकास और विचारों को दर्शाता है। इस तरह से आप लोग का यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।